हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है। ये वीडियो भी उसी का हिस्सा है और हमारा जो ये करंट अफेयर है वो बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी एग्जाम है जहां बिहार स्पेशल पूछा जाएगा, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हो, और इसके अलावा बात करते हैं 69 बीपीएससी की वो हो, तो इन सब में हम लोग का करंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही बिहार दरोगा के लिए भी, ठीक है। बीपीएससी 69 और मेन टारगेट हम लोग का है बिहार शिक्षक भर्ती 2023। और हम लोग का जो करंट का वीडियो है वो तैयार होता है 6 अखबारों के निचोड़ से, ठीक है। लोकल पेपर हम लोग मतलब लोकल न्यूज़ के लिए यूज करते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए हम लोग जनसत्ता या द हिंदू का यूज करते हैं। और आज हम लोग जो हर वीडियो में चला रहे हैं लोग जिलावार करंट की, हर जिला के बारे में एक बता रहे हैं। तो आज जिलावार करंट नहीं, आज हम आप लोग को कुछ मतलब पेपर कटिंग दिखाना चाहते हैं जिससे हम लोग अपना करंट का वीडियो रेडी करते हैं। और ये तो हाल फिलहाल का न्यूज़ है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ला देंगे। लेकिन करंट में ये है कि सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में गया देश में दूसरे और जमुई तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में तो ये रैंकिंग है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। क्या रैंकिंग है? चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, ठीक है। इसमें गया को दूसरा स्थान मिला है, जमुई को तीसरा स्थान मिला है। और किसके द्वारा यह लाया गया है तो बात करें तो कृषि और जल संसाधन, ठीक है। कृषि और जल संसाधन में देश में गया का प्रथम स्थान, स्वास्थ्य व पोषण में जमुई अव्वल है। तो कृषि और जल संसाधन में गया 1 नंबर पे है। और बात करें चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में तो गया देश में दूसरे और जमुई तीसरे स्थान पे है। और हम लोग हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन किए थे, उसका कटिंग आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, जो हम बताए थे कि G20 का जो बैठक है ना पटना में 20 से 22 जून को होने वाला है, तो इसका ये उसी का कटिंग है कि जब बिहार में इसका आयोजन होगा तो बिहार के समृद्ध इतिहास, कला, संस्कृति और धरोहर से मतलब रूबरू कराया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बारे में दिया है कि मतलब खाद्य व पेय पदार्थों की जांच की जाएगी। उसके बाद से मान्यता प्राप्त बहुभाषीय टूरिस्ट गाइड साथ में रहेंगे, मतलब जो लोग भी आएगा उसके साथ, ठीक है। तो ये G20 के बारे में था पेपर कटिंग। और हम लोग कल के वीडियो में किए थे कि गीता जो प्रेस है उसको गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। लेकिन जो उसको सम्मानित किया गया है तो वो ये राशि लेने से मतलब स्वीकार मतलब नहीं किया इस राशि को। तो वही है 1 करोड़ की पुरस्कार राशि स्वीकार नहीं करेगा गीता प्रेस। ये इसके मतलब एक होता है ना कि उन लोग का अपना एक रूल है, ठीक है, उसके हिसाब से ये लोग पैसा नहीं लेगा लोग। तो वही अमित शाह भी इसके बारे में इसका तारीफ किए हैं। और ये जो पैसा है ये मतलब पुण्य कार्यों में या अनाथालयों में यही सब में ये पैसा लगेगा। और देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग कराए थे लोग कि पहली बार राष्ट्रीय विधायक का जो सम्मेलन हुआ है, तो जब राष्ट्रीय विधायक का सम्मेलन हुआ है तो उसी का ये कटिंग है, ठीक है। और बिहार के, ठीक है, डॉक्टर शकील अहमद, ठीक है, इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से डॉक्टर शकील अहमद को नवाजा गया है। और इनको पता है कि मतलब 75 विधायक को मिला है। तो हर एक कैटेगरी में इनको जो मिला है वो मिला है सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाली श्रेणी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाली श्रेणी में इनको इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और सर्वश्रेष्ठ 75 विधायकों को, ठीक है, 75 विधायकों में इनका भी नंबर आता है। अब देखिए, अब आया हम लोग का पहला क्वेश्चन। हम लोग जितना भी करंट रेडी करते हैं वो न्यूज़पेपर से ही करते हैं। और अभी जस्ट हम आप लोग को सब न्यूज़पेपर दिखाए हैं। आप उतना जितना है उतना हम लोग कलेक्ट करके तो दिखा नहीं सकते, लेकिन आने वाला जो न्यूज़ होगा वो हम लोग न्यूज़पेपर के फॉर्म में आपको दिखा देंगे। और आगे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा, और जिसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया गया होगा उसको भी हम लोग न्यूज़पेपर के फॉर्म में दिखा देंगे। और रही बात हमारे वीडियो की, अगर आप लोग हम लोग का वीडियो देखते हैं तो एक होता है ना न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, कितना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, वो मतलब आपको मतलब न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय एडिटोरियल को छोड़ के। न्यूज़ उसमें से हम लोग एक भी नहीं छोड़ते हैं। 6 पेपर कम नहीं होता। आप कितना पढ़िएगा, 1 2 3 4, हम लोग में टीम मेंबर उतने हैं कि मतलब 6 पेपर कलेक्ट कर देते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जल्द देने के लिए कौन सा बोर्ड बिहार बोर्ड की तकनीक अपनाएगा, ठीक है। तो 10वीं और 12वीं एग्जाम की बात हो रही है कि उसका जो रिजल्ट दिया जाएगा तो बिहार बोर्ड जो जिस तकनीक से रिजल्ट देता है ना उसी तकनीक को अपना के वो बोर्ड रिजल्ट देगा। तो वो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड की तकनीक अपना रहा है रिजल्ट देने में। बात करें इस क्वेश्चन के डिस्कशन की तो देखिए 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जल्द देने के लिए सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड की तकनीक अपनाएगा, ठीक है, बिहार बोर्ड की तकनीक अपनाएगा। इसकी घोषणा सीबीएसई के अध्यक्ष है, सीबीएसई के अभी जो अध्यक्ष है उनका नाम है निधि छिब्बर। क्या नाम है? निधि छिब्बर उनका नाम है, जो सीबीएसई के अध्यक्ष है, ठीक है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष जो है आनंद किशोर है। कौन है? आनंद किशोर है। और बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करते
तो प्रोफेसर चंद्रशेखर है, और भारत के शिक्षा मंत्री की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान है। उसके बाद देखिए बिहार बोर्ड मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करता है कि जो सबसे फास्ट रिजल्ट देता है, और फास्ट रिजल्ट की बात करें तो मतलब 16 गुना फास्ट रिजल्ट देता है। इसीलिए सीबीएसई मतलब जो दिल्ली बोर्ड है, जो सेंट्रल बोर्ड है, वो बिहार बोर्ड की इस प्रणाली को अपना रही है। तो 16 गुना स्पीड से रिजल्ट बनाता है बिहार बोर्ड का सॉफ्टवेयर, तो इसी का कॉपी किया है। ठीक है, सीबीएसई इसमें बात हो रही है। अच्छा देखिए बिहार में कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे डिस्कशन में। तो लगभग हम लोग ऑलमोस्ट सब ला दिए हैं जो बिहार में है। तो उसमें देखिए पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय, मतलब पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पटना में। कहाँ है, पटना में है। ठीक है, वो है पटना में। उसके बाद देखिए लीची अनुसंधान केंद्र, लीची अनुसंधान केंद्र तो लीची मुजफ्फरपुर है, लेकिन स्पेसिफिक अगर जगह पूछ देगा तो वो हो जाएगा मुसहरी। कहाँ, मुसहरी। मुसहरी ये है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में MUZF। ठीक है, MUZF लिख दे रहे हैं कि लीची हो गया मुजफ्फरपुर में। उसके बाद देखिए दोलहन अनुसंधान केंद्र, दोलहन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये है मोकामा में। कहाँ है, मोकामा में, मोकामा ये है मोकामा में। उसके बाद बात करें, ये पक्का वाला छोड़ दीजिएगा। ठीक है, पक्का वाला अभी क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद से देखिए जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, बात करें जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र की तो ये है पटना में, पटना में है। और पटना में स्पेसिफिक जगह पूछ देगा तो वो है सब्जी बाग। उतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन बस जान जाइए क्योंकि डीप में चला जा रहा है, क्योंकि सोलर फ्लोटिंग प्लांट की बात करें जो दरभंगा में है, उसका स्पेसिफिक प्लेस पूछ दिया था कि दरभंगा में किस जगह है। और बात करें तो दरभंगा में दूसरा एम्स खुल रहा है, तो एम्स तो खुल रहा है, लेकिन दरभंगा के एक स्पेसिफिक प्लेस की बात करें तो प्लेस होगा शोभन बाईपास। कहाँ, शोभन बाईपास। उसके बाद देखिए पान अनुसंधान केंद्र, बात करें पान अनुसंधान केंद्र की तो पान अनुसंधान केंद्र है इस्लामपुर में। कहाँ, इस्लामपुर में। ठीक है, इस्लामपुर। ठीक है, पान अनुसंधान केंद्र है इस्लामपुर। मखाना अनुसंधान केंद्र, मखाना की बात करें तो मखाना अनुसंधान केंद्र है दरभंगा में, दरभंगा में। और बात करें मखाना की तो मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला है। और जीआई टैग की बात करें तो हाल ही में जो 2023 में बिहार का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है वो है मिर्चा की धान, जो है चंपारण किसान मिर्चा के धान को मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने के लिए बिहार के कितने मध्य विद्यालयों में वर्षा जल संचय, वर्षा जल संचय मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना बनाई जाएगी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो भूगर्भ है मतलब जो मतलब भू स्तरीय हम लोग का जल है उसका लेवल बनाने के लिए, ठीक है, और उसका रख रखाव करने के लिए, उसका बचाव करने के लिए बिहार के कितने विद्यालयों में वर्षा जल संचय मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना की जाएगी। तो बिहार के 125 विद्यालयों में, कितना, बिहार के 125 विद्यालयों में इसकी संरचना की जाएगी। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देखिए, डिस्कशन में है भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने के लिए बिहार के 125 मध्य विद्यालयों में वर्षा जल संचय मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना बनाई जाएगी। इसके तहत, ठीक है, पैसा का बात करते हैं तो हर स्कूल को 80,000 रुपया मिलेगा, हर स्कूल को 80,000 रुपया मिलेगा। और बात करें बिहार के जल संसाधन मंत्री की तो जल संसाधन मंत्री है संजय कुमार झा। उसके बाद देखिए बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री है मंत्री जयंत राज। ठीक है, जयंत राज नाम है उनका। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। हम लोग का अगला सवाल है किस केंद्रीय मंत्री ने, ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने 16 जून को मसूरी उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप मतलब दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। अब देखिए क्वेश्चन के डिस्कशन की बात करें तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 16 जून को मसूरी उत्तराखंड में दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। उसके बाद देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करें तो दूध की गुणवत्ता को बढ़ाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है, और हितकारों के बीच पारदर्शिता लाना का और उसको बढ़ावा देने के लिए, और ग्रामीण स्तर पर विशेष रूप से दूध सहकारी समितियों के भीतर संरचना को सुव्यवस्थित
व्यवस्थित करना है। तो महेंद्र नाथ उनका नाम था। अब देखिए आगे आएंगे तो देखिए ये बिहार के कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में मतलब आप लोग याद रखिएगा, अगर बिहार स्पेशल देना है तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इनका जन्म हुआ था सिवान के जिला देही में, ठीक है, और इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। तो इनको मिला है 1962 में। कहाँ मिला है? 1962 में इनको भारत रत्न मिला। और बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है 1963 में, 1963 में भारत रत्न मिला है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इनको मिला है 1992 में, 1992 में इनको मिला है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को मिला है 1999 में। सबसे लेटेस्ट पूछ देगा कि किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है सबसे लेटेस्ट में जो बिहार से संबंधित है, इनको मिला है 2001 में, 2001 में मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित थे और ये शहनाई बजाते थे कहाँ? बनारस में जो शिव मंदिर है ना, वहाँ पे काशी विश्वनाथ, तो इनकी शहनाई से ही मतलब वहाँ का पट खुलता था शिव जी का। और बात करें लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, तो ये पटना गांधी मैदान से ही इंदिरा गांधी के खिलाफ वो संपूर्ण क्रांति के लिए हुंकार भरे थे। 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति के लिए वो हुआ था। इसीलिए पूछ देगा संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 5 जून को। और जयप्रकाश नारायण की एक पुस्तक है जिसका नाम है लोकनीति से राजनीति से लोकनीति की ओर। और इनको ऑपरेशन 0 आवर के तहत हजारीबाग जेल में कैद किया गया था। वहाँ से दिवाली की रात को यहाँ भाग निकले थे। उसके बाद से नेपाल में गए थे और नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। इनके बारे में हम लोग हमेशा बहुत बात किए हैं। तो आइए आगे देखते हैं, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इतना ही 4-5 ही आदमी है जिनको मिला है भारत रत्न, जो बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 184 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, 184 मिलियन वर्ष पहले भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को जीएसआई द्वारा किस राज्य में खोजा गया है? तो 184 मिलियन वर्ष पहले जो भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की बात करें जो जीएसआई के द्वारा खोजा गया है वो उड़ीसा में है, ठीक है, वो है उड़ीसा में। देखिए इस क्वेश्चन के डिस्कशन की बात करें तो देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण जीएसआई द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, ठीक है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के केंदुहाडिया ब्लॉक में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है, ठीक है। और वर्तमान में टोटल 3 है और 2 अन्य की बात करें तो 2 अन्य हैं जो प्राकृतिक आर्क हैं। एक तिरुपति की तिरुमाला पहाड़ियों में है और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। और जीएसआई की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में, ठीक है, प्राकृतिक आर्क को जियो हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है, ठीक है, जिससे यह जियो हेरिटेज टैग के साथ देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क। तो बात हो रही है देश के सबसे बड़े की, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा लोग। हम लोग का हर क्वेश्चन ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बिहार में मतलब कुछ कार्य हुए हैं जो बहुत ऐतिहासिक हैं, या मतलब कुछ क्वेश्चन ही है, देख लीजिएगा। जैसे ऐतिहासिक की बात करें तो कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो बात करें कोसी परियोजना कब बनकर तैयार होगी तो 1965 में। कब? 1965 में बन के कोसी परियोजना तैयार हुई थी। उसके बाद देखिए होता है ना कि बिहार में ज़्यादा कृषि ही होती है, तो कृषि में कहीं कहीं ट्यूबवेल से ज़्यादा पानी पटाया जाता है, मतलब पानी दिया जाता है खेत को, कहीं नलकूप से दिया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का वही पूछ रहा है कि बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो नलकूप की सबसे ज़्यादा बात करें तो समस्तीपुर में, ठीक है, समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है। उसके बाद देखिए बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसकी बात होगी तो वो है ताप ऊर्जा, ठीक है, ताप ऊर्जा से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बिहार में। उसके बाद देखिए रबी की प्रधान फसल कौन है, मतलब रबी फसल में जो प्रधान है वो कौन है? तो रबी की प्रधान फसल की बात करें तो वो है गेहूँ। कौन है? गेहूँ रबी की प्रधान फसल है, ठीक है। उसके बाद देखिए आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो एक बागवानी उद्यान की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में हम लोग सब कुछ बताए थे लोग कि क्याची के उत्पादन में बिहार टॉप में है, क्याची में नीचे से स्थान है, क्याची में मतलब जो पोजीशन था हम लोग सब आप लोग के साथ शेयर किए थे। और इस क्वेश्चन में बात करें तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो नालंदा और पटना दोनों में होता है, ठीक है, नालंदा प्लस पटना आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग की मुख्य व्यवसाय क्या है? मतलब गंडक और कोसी के बीच जो मैदानी भाग है जहां लोग बसे हैं, ठीक है, उसका उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो वो है गन्ना उत्पादन। क्या है? गन्ना उत्पादन।
गन्ना उत्पादन उनका मुख्य व्यवसाय है। उसके बाद देखिए बिहार के किस जगह पर उर्वरक के कारखाने हैं, मतलब खाद का कारखाना है बिहार के किस जगह पे, तो बिहार के बरौनी में है खाद का कारखाना, बरौनी, ठीक है, बरौनी, ठीक है, बिहार के बरौनी में है खाद का कारखाना, बरौनी में है खाद का कारखाना। अच्छा, हम लोग ये खाद की बात करें तो आज ना हम लोग सिंगल फेम में देख रहे हैं, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कि बिहार में जितना मतलब इंडस्ट्री है, कहाँ क्या है, सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, उर्वरक कहाँ है, हम लोग सब कवर किए हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो याद होगा, नहीं देखें तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, सिंपल है, लेकिन जो हम लोग डिस्कशन और जो हम लोग का मैटर है ना, वो सबसे एकदम जोरदार तैयार होती है हमारी टीम के द्वारा। मतलब हम खुद पे इतना भरोसा है कि हम लोग का जो मैटर है ना वो किसी के टक्कर में नहीं है बिहार के लिए, ठीक है। बिहार में ऐसा कोई भी नहीं है जो, भले हम लोग का चैनल पे उतना सब्सक्राइबर नहीं है या जो भी है, लेकिन हम लोग का मटेरियल में एक होता है ना, बहुत हम लोग मेहनत करते हैं। और देखिए आगे देखिए, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाने की बात करें तो वो भी है बरौनी में स्थित है। कहाँ है? बरौनी में स्थित है तेल शोधक कारखाना। उसके बाद देखिए किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है, ठीक है, तो सिगरेट के कारखाने की बात करें तो ये है मुंगेर में, मुंगेर में। अच्छा, मुंगेर की बात करें तो मुंगेर बोला जाता है अपने गोली बारूद के लिए ऐसे ही फेमस है। और मुंगेर में मतलब भारत के इतिहास में बात करें तो जब बंगाल में मीर कासिम थे तो वहाँ पे मुंगेर में ही मतलब वो गन का फैक्ट्री का मतलब वहाँ पे वो फैक्ट्री बैठाए थे गन के फैक्ट्री का। और मुंगेर की बात करें तो बोला जाता है मुंगेर के मिट्टी से भी तोप चल जाएगा, मतलब उसके मिट्टी में जो है ना जो बारूद बनाने वाला जो पोटेशियम कार्बोनेट करके कुछ मैटर होता है वो उसमें अवेलेबल रहता है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा मतलब गन फैक्ट्री बनती है। उसके बाद देखिए पाँचवें क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नीति आयोग ने भारत में सतत विकास में तेजी लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, ठीक है, तो सतत विकास में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने हाथ मिलाया है किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र के साथ। किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र के साथ। डिस्कशन देखिए, नीति आयोग और भारत में संयुक्त राष्ट्र ने 16 जून को नई दिल्ली में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023-27 पर हस्ताक्षर किया। कितना साल का टेन्योर है? 4 साल का, ठीक है, 23-27 पर हस्ताक्षर किया। 23-27 की अवधि के लिए भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क पर नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम, ठीक है, BBR सुब्रमण्यम और संयुक्त राष्ट्र के रीजेंट को ऑर्डिनेटर इंडिया सोम्पी शार्प ने हस्ताक्षर किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो है नरेंद्र मोदी, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है ना वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है डॉक्टर सुमन के बेरी, ठीक है, सुमन के बेरी। और इसमें तो ये डिस्कशन था, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ जो हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति हुई, इनका नाम है BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। आगे देखिए हाल फिलहाल में कुछ सम्मेलन हुआ है, बात करते हैं हम लोग उस सम्मेलन की। तो पहला हुआ है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। क्या चीज का? पहली वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है, तो आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन हुआ है जो 2023 में हुआ है। ये हुआ है इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में पूछ देगा कहाँ हुआ है तो वो हुआ है लबुआन बाजो में। लबुआन बाजो में, यहाँ हम इंडोनेशिया लिख देते हैं, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया लिख देते हैं। और इंडोनेशिया में आप लबुआन बाजो मतलब याद कर लीजिए, क्योंकि स्पेस की वजह से दिक्कत है, अगर स्पेसिफिक प्लेस पूछ देगा तो हो जाएगा लबुआन बाजो। क्या हो जाएगा? लबुआन बाजो। उसके बाद देखिए है 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023। बात करें 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 की तो ये हुआ है ढाका, बांग्लादेश। कहाँ हुआ है? ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में हुआ है इसका आयोजन, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में हुआ है 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन। उसके बाद देखिए 32वां अरब लिंग शिखर सम्मेलन। बात करें 32वां अरब लिंग शिखर सम्मेलन की, ये हुआ है जेद्दा। और जेद्दा कहाँ है? जेद्दा है सऊदी अरब में। ये हुआ है जेद्दा,
जेद्दा कहाँ है? सऊदी अरब में, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। और देखिए जेद्दा हाल फिलहाल में अपने जेद्दा बंदरगाह भी है, ठीक है, जो जेद्दा बंदरगाह हाल फिलहाल में बहुत फेमस था। उसके बाद देखिए तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक, ठीक है, तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक, इसकी बात करें तो इसका आयोजन हुआ है श्रीनगर में, श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ है तीसरे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। उसके बाद देखिए 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2023, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023, इसका आयोजन हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जनेवा स्विट्जरलैंड में, जनेवा स्विट्जरलैंड में, जनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ है। तो देखिए ये जो मतलब हम लोग 4-5 कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाल फिलहाल में एकदम करंट का एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में जो बनेगा हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में ये 5 याद कर लीजिएगा क्योंकि एकदम लेटेस्ट में हुआ है। एक बार और देखिए, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन ये हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में पूछते हैं कहाँ? तो लबुआन बाजो, कहाँ? लबुआन बाजो में हुआ। उसके बाद देखिए छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ये हुआ है ढाका बांग्लादेश में। 32वां अरब लिंग शिखर सम्मेलन 2023 ये हुआ है जेद्दा सऊदी अरब में। उसके बाद देखिए तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक ये हुआ है श्रीनगर में। उसके बाद 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 ये हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, जिनेवा दिया है स्विट्जरलैंड में, बहुत सारा जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का जिनेवा में है, लेकिन पूछ देगा स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो जिनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 जून वैश्विक पवन दिवस, ठीक है, वर्ल्ड विंड डे, ठीक है, वर्ल्ड विंड डे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वैश्विक पवन दिवस 2023 का भारत में उत्सव का विषय क्या था? उत्सव का विषय का मतलब बोले तो थीम क्या था, जो हुआ है 15 जून को। तो इसका थीम था पवन एनर्जी पावरिंग द फ्यूचर इंडिया ऑफ, ठीक है, पवन एनर्जी पावरिंग द फ्यूचर इंडिया ऑफ इसका थीम था। और वर्ल्ड विंड डे मतलब वैश्विक पवन दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 15 जून को। और इसका थीम देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी थीम भी पूछ देता है। आगे आएंगे इस, तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है 45वें यूरोपीय एग्रो प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023, ठीक है, 45वें यूरोपियन एग्रो प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? 45वें यूरोपियन एसो प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023। तो इस फेस से आप लोग मतलब जो पहचानते होंगे तो वो जानते होंगे, ये है अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। ये बहुत ही फेमस राइटर है और इनको एक बार बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उस बुक का मतलब नाम हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है क्योंकि बुकर पुरस्कार मिला है। तो देखिए अरुंधति रॉय को आज़ादी नामक निबंध संकल्पना के फ्रेंच अनुवाद के लिए 45वें यूरोपियन एसो प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कैसे के लिए सम्मानित किया गया? तो आज़ादी नाम का एक निबंध था जिसको ये फ्रेंच में क्या की? अनुवाद की, फ्रेंच में अनुवाद की अरुंधति रॉय, ठीक है। इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी भाषा का इनका एक उपन्यास था। अंग्रेजी भाषा की उपन्यासकार है अरुंधति रॉय। इनका जन्म हुआ था शिलोंग में, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनको जो बुकर पुरस्कार मिला वो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बहुत ही फेमस है। आप लोग मतलब सुने होंगे अगर एग्जाम देते होंगे बुक और राइटर का नाम, तो इनका हमेशा रहता है। और बुक राइटर की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट रहता है ना कि जो बार बार पूछता है वो अरुंधति रॉय का हो गया, अमर्त्य सेन का हो गया और डेजी रॉकवेल ये जो हाल फिलहाल में है उनका हो गया। तो कुछ फेमस राइटर है जिनका बहुत ही फेमस रहता है। उसके बाद से देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। और बात करें इस ऑप्शन में तो इस ऑप्शन में है एक क्या? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को हाल फिलहाल में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है, बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है
रेत की समाधि, नाम थी रेत की समाधि, और इसका अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन किए थे उसी को बुकर पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है। और जो ट्रांसलेशन किए हैं उनका नाम था डेजी रॉकवेल। क्या नाम था? डेजी रॉकवेल। तो डेजी रॉकवेल ट्रांसलेशन किए थे और गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार मिला है हाल फिलहाल में, जो भारत से संबंधित है। और ये अरुंधति रॉय थी, और इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देख लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग लाए हैं कुछ फेमस बुक जो फेमस पर्सनालिटी से संबंधित है, आप इससे परिचित भी होंगे। तो ये सब हम लोग हर वीडियो में कुछ ना कुछ लाते हैं, तो आज हम लोग कुछ चेंज करके लाए हैं। और इसके पहले भी हम लोग 5-6 पुस्तक कर चुके हैं और उसको मिला के ये 10 हो गया, और आने वाले वीडियो में भी हम लोग कुछ ना कुछ बुक को कवर करेंगे। तो देखिए ब्रेकिंग बैरियर जो पुस्तक है इसकी राइटर है काकी माधवराव। कौन है? काकी माधवराव। काकी माधव राव, ठीक है, काकी माधव राव। उसके बाद ब्रेकिंग बैरियर काकी माधव राव। उसके बाद तुम पहले क्यों नहीं आए, इनकी बात करें तो इनका नाम है, इसके राइटर है कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी इसके राइटर है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी। उसका देखिए ह्यूमन एटोनॉमी की बात करें तो इसके राइटर है ए.के. द्विवेदी। कौन है? ए.के. द्विवेदी, ठीक है। ये कौन है? ए.के. द्विवेदी, ठीक है। ह्यूमन एटोनॉमी ए.के. द्विवेदी। उसके बाद देखिए अंबेडकर अलाइव की बात करें तो इसके राइटर है शशि थरूर। कौन है? यहाँ कलर चेंज कर देता नहीं तो ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। इसके राइटर है शशि थरूर इसके राइटर है, ठीक है। कलर ब्लैक हो गया, ठीक है। शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर इसके राइटर हैं अंबेडकर अलाइव के। उसके बाद देखिए एक पुस्तक है जिसका नाम है क्रांतिकारी की बात करें तो क्रांतिकारी के लेखक हैं संजीव सान्याल। कौन है? संजीव सान्याल, ठीक है। संजीव सान्याल राइटर है इसके क्रांतिकारी के। उसके बाद देखिए जादूनामा, जो से जावेद अख्तर। जादूनामा का राइटर कौन है? जावेद अख्तर हो गया जादूनामा के। उसके बाद देखिए इरफान खान और लाइफ इन मूवीज़ इनके राइटर हैं शुभ्रा गुप्ता। कौन है? शुभ्रा गुप्ता, इरफान खान और लाइफ इन मूवीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें से मतलब एक होता है ना ऑन टंग, एकदम जबान पे रहना चाहिए सब बुक, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन में गलत मार दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना हम लोग डिस्कशन में वही लाते हैं। आपको आलतू फालतू एक भी ना फैक्ट दिखेगा और ना एक भी क्वेश्चन दिखेगा, डिस्कशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। मतलब हम लोग 10 बुक पलटेंगे लोग ना, या 6 न्यूज़पेपर तो आप लोग समझते हैं, वो तो जो है अपना लिमिट है। लेकिन जो हम लोग मटेरियल डालते हैं आप लोग 10 बुक पलटिएगा तब जाके आपको ये मटेरियल मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ये भी मतलब पुस्तक पे ही है जो पुरस्कार मिला है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है, किस भारतीय इतिहासकार तथा लेखक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? बात हो रही है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार की। जो इस व्यक्ति को पहचानते होंगे तो आराम से बता देंगे, इनका नाम है रामचंद्र गुहा। क्या है? रामचंद्र गुहा। आप लोग कभी ना कभी नाम जरूर सुने होंगे, बहुत ही फेमस राइटर है। और ये रामचंद्र गुहा की जो है ना पुस्तक, इतिहास की पुस्तक आती है, ठीक है। रामचंद्र गुहा इनका एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है भारत गांधी के बाद, ठीक है। भारत गांधी के बाद का भारत गांधी के बाद ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, ठीक है। और इनको मिला है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। तो रामचंद्र गुहा हो गया 8वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखिए इसके डिस्कशन की बात करें तो भारतीय इतिहासकार तथा लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक का नाम देख लीजिए, रिवेल्स अरेस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम, ठीक है, इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। और इसी ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। पुस्तक का नाम एक बार और देख लीजिए, रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। इसी को मिला है क्या? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार, यही बुक जीता है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन हम लोग का कि किस देश ने एक मिशन में सबसे ज़्यादा 41 सैटेलाइट लॉन्च करने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है चीन, ठीक है। ये अपने राष्ट्र में बनाया होगा इसीलिए नेशनल रिकॉर्ड लिखा है, क्योंकि 2019 में स्पेस एक्स
एक साथ 147 मतलब होता है ना सैटेलाइट भेजा था, ठीक है, 147 एक साथ भेजा था, ठीक है। और ये तो अपने देश में बनाया हुआ तो लेटेस्ट में था और न्यूज़पेपर में दे दिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए किस ग्रैमी विजेता के साथ मिलकर गीत लिखा है, ठीक है। तो ये जो ग्रैमी विजेता है इन्हीं के साथ मिलकर हमारे पीएम मोदी जी ने एक गीत लिखा है, इनका नाम है फालू। क्या नाम है? फालू इनका नाम है और इन्हीं के साथ मिलकर मोदी जी गीत लिखे हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए शिक्षाविद को मतलब पूछ रहा है किस शिक्षाविद को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस शिक्षाविद को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए? तो ये दो लोगों को सम्मानित किया गया। पहला नाम है डॉक्टर प्रवीण शर्मा और दूसरा नाम है डॉक्टर नेहा शर्मा। इन दोनों को सम्मानित किया गया है किसके लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। दोनों भारतीय हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आज के पेपर का कुछ कटिंग है जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आने वाले वीडियो में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो आप लोग ऐसे पेपर में देख लीजिए। ऑपरेशन मैन के नाम से मशहूर है भोजपुर के रवि सिन्हा, और रवि सिन्हा की बात करें तो ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी हैं जिनको हाल ही फिलहाल में नियुक्त पता है कहाँ किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है खुफिया जाँच रॉ का नया प्रमुख नियुक्त प्रमुख बनाया गया। खुफिया जाँच मतलब रॉ का नया प्रमुख यही है, इनका नाम है रवि सिन्हा, जो बिहार के भोजपुर से संबंधित है, ठीक है। और अक्सर ये आरा आया जाया करते हैं रॉ के नए चीफ, ठीक है। तो भोजपुर से संबंधित है। एक होता है ना कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारतीय मूल का अगर कोई होता है तो वो हमारे करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पे किसी की नियुक्ति होती है या कोई किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और वो बिहार से संबंधित होता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, स्पेशली बिहार स्पेशल के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तो देखिए एक ऑपरेशन चल रहा है बिहार में जिसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1111 मोबाइल गुम हो गया था जिसको पुलिस ने लौटा दिया है, जिसका गुम हुआ था। तो ये ऑपरेशन के तहत मोबाइल जो है ना वापस लौटाया जा रहा है जिनसे मतलब चोरी हुआ था। उसके बाद देखिए एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन क्लीन, ठीक है। चोरी करने वाले 6 साथियों को ये तो छोड़ दे, लेकिन ऑपरेशन का नाम इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन क्लीन। ये भी मतलब मोबाइल फोन से संबंधित है और ऑपरेशन मुस्कान भी उसी से संबंधित है। उसके बाद देखिए इस साल बिहार हो जाएगा कालाजार मुक्त, ठीक है। कालाजार मुक्त इस साल बिहार हो जाएगा, ये भी बिहार करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए ये मतलब बहुत स्टार प्लेयर है, तलवारबाजी की बात करें तो इन्हीं का नाम आता है भारत में। नाम है इनका भवानी देवी। क्या नाम है इनका? भवानी देवी। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, ठीक है। बहुत सारे मेडल ला के हमारे देश को दे चुकी हैं और हाल फिलहाल में इनको एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली तलवारबाज बन गई है, ठीक है। पहली तलवारबाज बन गई है एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले। इनका नाम क्या है? भवानी देवी। भवानी देवी इनका नाम है। तो आज के करंट अफेयर की बात करें तो आज की हमारी श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, और इसी के साथ मतलब हमारा जो कंटेंट है ना वो बहुत ही हैवी है, और इसमें जो हम लोग कंटेंट डालते हैं वो बहुत मतलब अच्छा कंटेंट डालते हैं। और आज का वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो हमारे वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।